हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है चाइना ताइवान डिस्प्यूट। चाइना डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट ताइवान। अच्छा, चलो फ्रेंड्स वीडियो देखते हो, पता करते हैं डिटेल्स। पर उससे पहले यस, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा चैनल है मॉमजिला, उसको और हमारे ट्विटर अकाउंट दोनों को सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लेना। इनकी डिटेल्स होंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद। देखिए, हमारा पड़ोसी देश चाइना ने फिर एक तो करतूत किया है। उसने इस बार ताइवान को धमकी दिया है। ऐसे तो वो हर जगह धमकी देते रहता है, वो ताइवान को दिया है। तो ताइवान को वो अपना एक राज्य मानता है, जबकि ताइवान वर्तमान समय में एक स्वतंत्र देश है। ताइपे इसकी राजधानी है। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में ये बहुत आगे है ताइवान। तो अगर हम पुरानी हिस्ट्री को अगर देखते हैं ताइवान में, तो पहले ये चाइना जो था, हान चाइना, ये मेनली हान चाइना था, ये वाला एरिया। इस पे दो पार्टियों का रूल चलता था। एक थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसको लीड करते थे माओ त्से-तुंग, और दूसरी पार्टी थी क्वाइमेंटोंग पार्टी, जिसको लीड करते थे चियांग काई-शेक। तो क्वाइमेंटोंग पार्टी का पहले पूरा रूल था, लेकिन जो कम्युनिस्ट वाले थे इनको मार मार के भगा दिए सब। तो इन्होंने कहा कि भाई ये काम करते हैं, हम लोग शरण ले लेते हैं ताइवान पे जाके। तो इन्होंने ताइवान पे जाके शरण ले लिया। और इनका कहना था कि भैया ये पूरा मेरा चाइना है, जबकि कम्युनिस्ट का कहना है कि भैया हम तो ऑलरेडी, मेरे पास ये है, ये भी मेरा है। तो ये ताइवान के लोगों से शुरुआत में बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया कि वो लोग यहाँ से रह के इसको कहते थे कि ये पूरा मेरा है, और कम्युनिस्ट वाले कहते थे ये पूरा मेरा है। लेकिन अभी के समय में ताइवान एक विधेयक लाने जा रहा है, जिसके तहत वो कह रहा है कि नहीं, हम भैया बाद में छोड़ो, हम लोग को, हम अब एक स्वतंत्र देश है। तो उसका कहना है कि जिस दिन वहाँ के संसद से ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा कि ताइवान एक स्वतंत्र देश है, तो बाकी सारे देश उसको मान्यता देने लगेंगे और चाइना का एक बहुत बड़ा सपना टूट जाएगा। क्योंकि चाइना की हमेशा से हड़प नीति रही है। 1959 में इसने तिब्बत को कब्जा कर लिया, 1962 में अक्साई चीन को कब्जा कर लिया। अब इधर भारत को उलझा के रखे है कि वो अरुणाचल प्रदेश को लेकर, अगर ताइवान इस पर कब्जा कर लेता है, चाइना कर लेता है, क्योंकि चाइना ने एकदम ओपनली कहा है कि अगर संसद में ये प्रस्ताव को लाएंगे तो हम आपके ऊपर युद्ध थोप देंगे। और दुख की बात यह है कि कोई भी बहुत बड़ा लीडर, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री लेवल का, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। हम लोग भारत से ये उम्मीद कर रहे थे कि हमारा उसके साथ सीमा विवाद चल रहा है, कम से कम इस मौके पे तो हम कहेंगे ताकि उसको लगे कि नहीं, वो हमारे इंटरनल मैटर में या हमारे सीमा विवाद को करेगा तो हम उसके विरोध करेंगे। तो अब तक भारत से भी कोई बहुत बड़ा इसके खिलाफ कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया है, जिस वजह से उसका मन बढ़ते जा रहा है। और अगर उसने ताइवान को कब्जा कर लिया तो इस एरिया में जापान के बाद, जापान साउथ कोरिया के बाद सबसे ज्यादा डेवलप इधर ताइवान ही है। तो पूरी दुनिया में खौफ का माहौल हो जाएगा और एशिया का सुपर पावर चाइना आराम से बन जाएगा। हालांकि भारत को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि भारत को भी पता है कि अगर वो ताइवान को कब्जा कर लिया तो आगे वो अरुणाचल प्रदेश पर नजर बढ़ाएगा और अरुणाचल प्रदेश में भारत को फंसा देगा, और यहाँ पे हमेशा उल्टा सीधा काम करते रहता है। और उसके बाद साउथ चाइना सी वगैरह, स्प्रेटले आइलैंड, पारासेल द्वीप पर आराम से कब्जा करते चला जाएगा। हालांकि भारत को ताइवान से अच्छे रिश्ते बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ताइवान हर उस चीज़ का सब्सटीट्यूट है जो चाइना से आती है। चाइना के सामान को हम लोग क्यों नहीं बाइकआउट कर पाते? क्योंकि चाइना वो चीज़ों को सस्ते देता है, सेम रेट में वही चीज़ ताइवान हम लोग को दे देता है। लेकिन हम लोगों से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि हम लोग वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते हैं। नेहरू से लेके मोदी जी तक जब भी चाइना जाते हैं या चाइना से कोई भी व्यापार करना रहता है तो एक समझौता होता है जिसे कहते हैं वन चाइना पॉलिसी, जिसके तहत कहा जाता है कि चाइना एक है, मतलब ये चाइना है, ये ताइवान इसी का एक पार्ट है। जिस वजह से हम लोग यहाँ से सामान को नहीं खरीद पाते हैं, तो हमें डबल लॉस होता है। एक व्यापारिक लॉस होता है, एक उसका मनोवैज्ञानिक लॉस होता है। तो हम लोग को तो ताइवान को मान्यता कब का दे देना चाहिए, क्योंकि वो एक सर, अब खुद देखिए किस तरह से उसकी मन बढ़ी है कि अरुणाचल प्रदेश एक स्वतंत्र देश हो, हमारा अपना राज्य हो के कहता है कि मेरा है, और हम लोग उसका विरोध नहीं कर पाते, जबकि ये पूरी दुनिया जान रही है कि ताइवान एक स्वतंत्र देश है। हम लोग भी इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हालांकि ताइवान देखेंगे तो ताइवान के राष्ट्रपति भी जो हैं वहाँ पर काफ़ी खुल के विरोध किया। ज्योग्राफिकली देखेंगे तो ताइवान में ये पहाड़ वाला एरिया है। आपको ज्योग्राफी के नक्शा में पढ़ाए थे कि ब्राउन कलर का एरिया पहाड़ का होता है। तो ये बहुत ही छोटा लेकिन बहुत संपन्न देश है। देखिए, चाइना की जो नीतियाँ होती हैं वो बहुत लंबे सोच समझ के होती हैं। चाइना को पता है कि अगर उसने ताइवान पर कब्जा किया तो हो सकता है कि उसको इस साइड में नेवल ब्लॉकेज
देखने को मिले, या फिर उसे कोई अवरोध भारत अगर या हिंद महासागर में लगा दे तो उसे समस्या देखने को मिलेगा। इसलिए वो अभी से CPEC सड़क पर काम करना बहुत तेजी से कर दिया, ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये यहाँ से आता है, भारत इसे भी नहीं रोका उतने पुरजोर तरीके से, क्योंकि यहाँ बताइए हमारा POK से होते हुए, POK पाकिस्तान मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से, ये POK से निकल के जाता है और ये ग्वादर बंदरगाह तक जाता है। अब ये जो ग्वादर बंदरगाह ये पाकिस्तानी से बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है, और पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान दोनों मिलकर कर रहे हैं CPEC सड़क से। कहीं ना कहीं उसको पता है कि अगर हम यहाँ कुछ करेंगे तो भारत कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन लेगा, और भारत के पास भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, चाइना की सबसे कमजोर नस को पकड़ लिया है भारत। देखिए चाइना का जितना भी व्यापार होता है 60% व्यापार चाइना का इसी मलक्का से होता है। ये पतला सा समुद्र के रास्ता को हम कहते हैं मलक्का, और इसके टोटल ऑयल यानी जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम आता है, उसका 80% इसी मलक्का से होता है। इसलिए चाइना को ये मलक्का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसका सब्स्टिट्यूट खोजता है कि वो यहाँ से उतर जाए CPEC के थ्रू यहाँ पर, लेकिन ये उतना सुटेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि चीन का पूरा डेवलप एरिया ये वाला है, हान चाइना जिसे कहते हैं, और इधर तिब्बत तो पूरा पहाड़ है, इनर मंगोलिया मरुस्थल है, यहाँ पे भी मरुस्थल है, ये तो ये सिंजियांग प्रांत अशांत रहता है, तो उसको मलक्का पे ही निर्भरता रहना पड़ता है। अब मलक्का के साथ खराबी क्या चीज़ है कि मलक्का जो है वो भारत के काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण में है। ये अंडमान निकोबार है, इसे सुभाष चंद्र बोस को जापानियों ने उपहार में दिया था। क्वेश्चन भी पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान एवं निकोबार को जापानियों से गिफ्ट प्राप्त करने के बाद इसका नाम क्या रख दिया था? तो इसका नाम रखा था शहीद एवं स्वराज नाम रखा था। तो अब ये जो मलक्का है, जैसे यहाँ से निकलेगा कोई भी शिप या कोई भी ऑयल टैंकर, तो यहाँ हमारी थल सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों रहती है। एकमात्र जगह जहाँ ये तीनों का ट्राई कमांड है, जहाँ तीनों एक जगह काम करती है, उसे थिएटर कहेंगे। तो ये एक तरह का कहिए तो आर्मी, ये हमारी मिलिट्री का थिएटर है। तो यहाँ पर हमारी तीनों सेना रहती है। तो चाइना को ये पता है कि अगर इधर से गए तो थूड़ देंगे, तो चाइना इसका एक सब्स्टिट्यूट सोचता है कि वो यहाँ तक आए और नीचे सुंडा से होके निकल जाए। तो भाई साहब सुंडा से अगर होके निकलता है तो अगर भारत से ऐठेगा तो यहाँ पे तो थुरैबे करेगा। मलक्का तो पार करना इम्पॉसिबल है भारत के बिना सहमति के, तो वो यहाँ से भाग जरूर जाएगा। तो यहाँ उसको डबल घाटा लगेगा। कैसे कि अगर मलक्का के बदले अगर वो सुंडा से जाता है तो ये रास्ता ज्यादा हो जाएगा, और केवल 1 वीक का, एक हफ्ते में इसको जो लॉस लगेगा 470 करोड़ का लॉस लगेगा। अगर एक हफ्ते भी भारत ने इस मलक्का को बंद किया, हमला नहीं किया, बस बंद किया कि तुम इधर से ना जाके इधर से जाओ, तो चाइना को 470 करोड़ का घाटा लगेगा। और मान के चलिए वो सुंडा से आ भी गया, उसके पास बहुत ज्यादा पैसे, 470 करोड़ हर हफ्ते घाटा सह भी सकता है वो। तो फिर यहाँ आओगे तो यहाँ तो हमारी नौसेना बैठी है भैया, हिंद महासागर में हम लोग को कोई रोकने वाला नहीं है। छुट्टा साड़ है हमारी नौसेना हिंद महासागर में, और हमारी नौसेना को एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, कई तो समुद्र में युद्ध लड़े हुए हैं हमारी नौसेना ने। तो ये चाइना को डर है इस बात का, फिर भी हम लोग विरोध नहीं कर पाते। जबकि देखिए चाइना हमारे ऊपर क्यों हमला करते रहता है, मतलब बार बार गलवान में घुस जाता है, मतलब हमला कहने का सेंस मतलब एक तो डिस्प्यूट पैदा करते रहता है। यहाँ पे नाकुला के पास या यहाँ पर हमारा अरुणाचल प्रदेश के पास, क्योंकि चाइना को पता है कि एशिया में एकमात्र देश भारत है जो ताइवान को हड़पने से रोक सकता है। इसलिए वो पहले से ही भारत को टॉर्चर करके रखता है, इधर उलझा के रखता है। लेकिन भारत को भी सोचना चाहिए कि हम कब तक डिफेंसिव रहेंगे, बार बार बचते रहेंगे। कहा जाता है कि ऑफेंसिव इज बेटर देन डिफेंसिव, बचने से अच्छा हमला कर दो यहाँ पर। तो हमें भी एग्रेशन लेना चाहिए वहाँ पर। भारत जो है वो विरोध नहीं कर पाता है चाइना का, क्योंकि चाइना एक चीज में कामयाब है कि भारत के लोगों के ऊपर एक मेंटली मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया है। और हमारे यहाँ के जो मतलब टॉप लेवल के अधिकारी भी है ना, वो भी मतलब चाइना को लेके थोड़ा सा मतलब ओपनली नहीं हो पाते, जबकि चाइना की बहुत सारी कमजोरी है। एक तो हम आपको बता दिए मलक्का। अब चाइनीज मिलिट्री को देखिए, यूं तो कहने के लिए 23 लाख की मिलिट्री है, तो भैया तुमने 23 लाख बवाल भी पाल के रखा है। तुम्हारा जापान से नहीं जमता है, उत्तरी कोरिया से नहीं जमता है, ताइवान से नहीं जमता है, फिलीपीन से नहीं, वियतनाम से नहीं, मतलब हर जगह तो बवाले रखे हो। तो वो पूरी आर्मी हटा भी तो नहीं सकते हो। इसकी आर्मी की भी थोड़ा सा हम लोग पड़ताल कर लेते हैं। तो चाइनीज की जो आर्मी है, यहाँ पर सबसे ज्यादा करप्शन इसी की आर्मी में। हमारे यहाँ घोटाले होते हैं बट वो नेता लोग कर देते हैं, चाहे वो जीप घोटाला हो नेहरू के समय का, चाहे वो ताबूत घोटाला हो कारगिल के टाइम का, या फिर बफोर्स घोटाला हो, जो भी हो घोटाले, तो वो इसमें सेना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहती। लेकिन चाइना में क्या है कि सेना के बड़े बड़े अधिकारी ही डायरेक्ट इन्वॉल्व रहते हैं करप्शन में, तो जिस वजह से वहाँ पे टॉप आर्मी के अधिकारियों तक को भी सजा होती रहती है।
देखिए कभी भी आप देखिएगा तो भारतीय सैनिक जब लड़ते हैं तो वो कम शहीद होते हैं या कम घायल होते हैं, और वहीं चाइना की जब सैनिक लड़ेंगे तो वो ज्यादा घायल हो जाएंगे, ज्यादा शहीद हो जाएंगे। मतलब वो लोग हमेशा ज्यादा थुरा के जाते हैं, चाहे वो गलवान वाला देखिए चाहे नाकूला में देखिए, हमेशा यही होता रहता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए सबसे बड़ा चाइना जो छुपा के रखता है, चाइना में केवल एक पार्टी की सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, और चाइना के पास आर्मी ही नहीं है। वहां की आर्मी वहां के देश की नहीं है, वहां की पार्टी की आर्मी है, जिस वजह से वो देश प्रेम के भावना से नहीं लड़ पाते हैं, वो बल्कि पार्टी प्रेम की भावना से लड़ते हैं। अब कल्पना कीजिए भारत में अगर इंडियन आर्मी के जगह पे बीजेपी की आर्मी हो या कांग्रेस की आर्मी हो या समाजवादी पार्टी की आर्मी हो, तो क्या ये इन फौजियों के दम पर हम देश लड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि उनके अंदर देश प्रेम की भावना नहीं है, पार्टी प्रेम की भावना है। तो जब चाइनीज आर्मी लड़ती है ना बॉर्डर पे आके, तो उनको पता रहता है कि भैया हमको देश, हम मरेंगे तो देश के लिए नहीं, अपनी पार्टी के लिए, करेंगे तो पार्टी के लिए। यानी चीन की जो सेना है ना, वो एक तरह की पार्टी की कार्यकर्ता है। बस इतना समझिए, अगर चाइनीज फौज को देखना है ना, तो आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को लाइए, कुर्ता फाड़िए, एक फौज का ड्रेस पहना दीजिए, हो गया चाइनीज आर्मी। जबकि भारत के साथ किसी पार्टी की सेना नहीं है, हमारे पास जो सेना है वो हमारे देश की है। कांग्रेस आए, बीजेपी आए, समाजवादी आए, कोई भी आए, हमारी आर्मी उसी हिसाब से लड़ेगी, और जब वो लड़ती है तो देश प्रेम की भावना से लड़ती है वहां पर, जबकि वहां ऐसा नहीं होता है। और यही चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर चाइना को तोड़ना है तो कोई बाहर की शक्ति उसे तोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि उसने इतना ज्यादा डेवलप कर लिया। तोड़ना है तो उसकी पार्टी को तोड़िए, क्योंकि चाइना के अंदर अगर पार्टी में विद्रोह होगा, कम्युनिस्ट पार्टी टूटेगी, तो कम्युनिस्ट पार्टी के पास फौज है, फौज भी टूट जाएगा। यही हुआ था, अमेरिका ने किया था। अमेरिका ने सोवियत संघ को नहीं तोड़ा था, सोवियत संघ के पार्टी को तोड़ दिया था। तो पार्टी 15 भाग में टूटी, 15 देश में टूट गया सोवियत संघ। यूएसएसआर 1991 में, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्डोवा, बेलारूस, यूक्रेन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रूस, ये टोटल 15 देशों में टूट गया। तो भारत सरकार को भी कोशिश करना चाहिए कि किसी भी तरह से करके हमें उसकी पार्टी में तोड़ना है। अब देखिए चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी तोड़ना इतना आसान नहीं है। वहां पर बड़े बड़े उद्योगपति, इवन कि भारत में उसके कितने उद्योगपति हैं जो भारत में है लेकिन वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर है। तो कम्युनिस्ट पार्टी या किसी भी देश में कम्युनिस्ट सरकार तभी चल सकती है जब उसके पास अर्थव्यवस्था यानी पैसा हो। अगर पैसा टूटेगा ना तो लोग सरकार से सवाल उठने लगते हैं। जब गरीबी, महंगाई ये आती है तभी सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। अगर गरीबी, महंगाई नहीं रही तो लोग आराम से चलते हैं, अरे यार किसी की भी सरकार रहे, छोड़ो ना, हमको क्या मतलब है, सब चीज मिल ही रहा है। तो चाइना के पास यही प्लस पॉइंट है, उसकी कम्युनिस्ट पार्टी तभी टूटेगी जब उसके पास उसका व्यापार टूटेगा। और उसके व्यापार तोड़ने के लिए हमारे पास सबसे बढ़िया जगह है यही मलक्का। अगर मलक्का को ब्लॉकेज लगा देंगे लोग तो आराम से कर सकते हैं। अब देखिए वो पार्टी जो है चाइना की पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, अपने प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए लोगों का, अब वो तरह तरह का एग्रेशन करती है। जैसे तिब्बत पर कब्जा कर लिया, गलवान में घुस गया, ये दिखाना चाहती है देखो तुम्हारी पार्टी कितनी अच्छी है, देश के लिए काम कर रही है। जबकि वहां की फौज का मनोबल कितना नीचे है आप समझ सकते हैं। यही वजह है कि अगर 10 चाइनीज फौजी खड़े रहते हैं और एक भारतीय फौजी खड़ा रहता है तो अंतर आ जाएगा। ये एक लड़ रहा है अपनी मातृभूमि के लिए, ये एक लड़ रहा है अपनी भारत माँ के लिए, ये अंतिम सांस तक लड़ेगा, लेकिन वो लड़ रहा है अपनी पार्टी के लिए, उसके लिए देश प्रेम है ही नहीं है यहाँ पे। तो बहुत फर्क आ जाता है। लेकिन वो चाइना डरा देता है 23 लाख फौज, अरे यार तुम्हारे देश की फौज है, तुम्हारी पार्टी की फौज है। इस तरह से तो हम लोग मोदी जी दिखाए हमारे पास 23 लाख कार्यकर्ता है सब, तो कार्यकर्ता को वर्दी पहना देंगे फौज नहीं ना हो जाएगा। तुम्हारे पास पार्टी के मेंबर है सब, फौजी नहीं है सब वहां पर, ये गड़बड़ हो जाता है। और ये जो आप मिलिट्री देख रहे हैं चाइना की नहीं है, वो भैया पार्टी की है। महिला जो है ऐसे ऐसे चल रही है। एक बार तुम लोग अगर हरियाणा की लड़की से एक लात खाओगी ना तो शकल उधर घूम जाएगा, 360 डिग्री घूम जाएगा वहां पे। ये सबको पता ही नहीं है, यहाँ पे आएंगी सब तो और इतनी होती है, सब पिटा के चल जाएगी सब। पूरी दुनिया को चाइना डरा के रखता है अपनी मिलिट्री पावर के हिसाब से। ये उसका एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर है। वो क्या करता है, अपने हथियारों को बहुत ज्यादा दिखाता है और रियल में उसके पास हथियार ज्यादा है भी, लेकिन वो हथियार पुराने हो चुके हैं, लेकिन वो रिटायर नहीं करता है। जैसे हमारे एयरफोर्स में सबसे ज्यादा कौन सा हथियार है? सुखोई 30, उसके बाद मिग 29, ये हमारे मेन जहाज है। लेकिन चाइना की एयरफोर्स, पूरी दुनिया को लगता है चाइना का एयरफोर्स इंडिया से तगड़ा है, लेकिन भाई साहब चाइना की एयरफोर्स का सबसे ज्यादा कोई जहाज है तो चेंगडू J7। तो आप कहेंगे ये कौन जहाज है? अरे भैया वही मिग 21 है जो भारत में गिरते रहता है, जिसे हम लोग उड़ता हुआ ताबूत, फ्लाइंग कॉकपिन के नाम से जानते हैं। मतलब देखिए उसने इतना बेहतरीन ढंग से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया कि सेम जहाज का नाम बता दिया चेंगडू J7, लोगों को पता ही नहीं। लेकिन अब जैसे मान के चलिए हम लोग भी किसी जहाज का नाम रख देते हैं महाशिला कंटक। अब रेडियो पे बात हो रहा है लद्दाख में महाशिला कंटक पहुंच गया, तो भाई चाइनीज सब सुनेगा, सब भाई
महाशिला कंटक से युद्ध आ रहा है, बम गिराया जाएगा, महाशिला कंटक। ये कौन चीज है भाई महाशिला कंटक? तो पता चला कि ये वही राफेल है, भारत ने राफेल का नाम महाशिला कंटक रखा है। तो भारत को भी जो भी विमान है उनका भारतीय नाम रखना चाहिए। महाभारत के समय जो भयानक भयानक युद्ध हथियार होते तो वो सब का नाम रखना चाहिए यहाँ पर, ताकि रेडियो पे कभी लगे भी तो लोग कंफ्यूजन हो जाए। अब हम ही लोग का चेंगडू J7 आ रहा है तो कहेंगे ये कौन हथियार है, कहेंगे MiG-29 आ रहा है, MiG-21 आ रहा है, तो लगेगा ना कि नहीं भैया ये बहुत पुराना जहाज है। तो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है वो चाइना, उसके जितने भी हथियार वगैरह कहीं टेस्टेड है, सुने हैं कभी कि चाइना के हथियार से यहाँ हमला हुआ, वहाँ नहीं, वो अपने से टेस्ट करके अपने अच्छा है, मेरा अच्छा है, एकदम एक नंबर है। वहाँ उसके कैसे रूस का वैक्सीन आ गया, चाइना की वैक्सीन आ रही थी, कहाँ गया उस सबका वैक्सीन, और रूस है चाइना वाला सबका। चाइनीज आर्मी की एक बहुत बड़ी कमजोरी तब सामने आ गई जब अमेरिका ने कह दिया कि उनके पास युद्ध का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और हकीकत भी 1962 के बाद चाइना ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, इवन आज तक चाइना ने कोई युद्ध नहीं लड़ा है आज तक। जैसे आप कहेंगे कि 62 में लड़ा है कि नहीं, देखो भैया प्रथम युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के समय वो तो अपने में गृह युद्ध लड़ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, तिब्बत पर कब्जा कर लिया। भैया सब तिब्बत के लोग वैसे भी शांति प्रिय होते हैं, बुद्ध की धरती है, वो युद्ध नहीं करना चाहते, उस पर कब्जा कर लिया आप लोग, तो कहेंगे युद्ध हो गया। 1962 की जो लड़ाई थी वो नेहरू की गलती थी, क्योंकि नेहरू ने अगर एयरफोर्स दिखाई रहती ना तो आज के वक्त में तिब्बत स्वतंत्र हुआ रहता, समझ। तो वो उस समय उनकी गलती थी। वो 1962 में क्या क्या गलती थी, अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या गलती की गई थी, ये सब क्या थी। कृष्णा मेनन उस समय छुट्टी मनाने गए थे जब युद्ध चल रहा था, हम लोग के उस समय के रक्षा मंत्री छुट्टी मना रहे थे, यहाँ ही हो रहा था। उस समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे नेहरू जी के रिश्तेदार थे, अरुणाचल प्रदेश में गए युद्ध का सीन देखने के लिए, तो डर के मारे कह दिए कि मेरा तबीयत ठीक नहीं, जा रहे एम्स में दिखाने, और वापस आके घरे चलाए थे। तो ये गलती थी उस समय की, जो 1962 की लड़ाई जीत के दिखा दिए। और अभी का वक्त बहुत अलग है, तो ये चाइना को है। और इवन की चाइना के जो मिलिट्री के टॉप जनरल थे वो रिटायरमेंट के समय कहे कि मुझे बहुत गर्व है कि मैं दुनिया की सबसे विशाल सेना का नेतृत्व करके आज रिटायर हुआ हूं। लेकिन तकलीफ बस इस बात की है कि मैंने कभी किसी युद्ध में भाग नहीं लिया। वाह 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 वाह। ये वैसे ही है अगर कोई लड़की भारत में कहे कि मैं बहुत खुशनसीब हूं, कि मैं बहुत सुहागन हूं, 50 सालों से सुहागन हूं, लेकिन तकलीफ बस इस बात का है कि कभी ससुराल नहीं गई हूं, तो कौन ची के सुहागन है, ससुराल ना गई है। यही हाल है चाइना का। दूसरा, चाइना का जो सबसे बड़ा चीज है वो वार कभी भी देखेंगे तो मिलिट्री एक्सरसाइज में जल्दी चाइना भाग नहीं लेता है। इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में चाइना भाग नहीं लेता क्योंकि उसकी पोल पट्टी खुल जाती है। वो अपने में एक्सरसाइज करेगा, नेपाल से करेगा, पाकिस्तान से करेगा। वहां पे एक बार उसने एक्सरसाइज में भाग ले लिया, इंटरनेशनली ले लिया भाग, वर्ल्ड एक्सरसाइज में जब पूरी दुनिया आई थी तो वहां एक्सरसाइज होता है। तो कहा गया आप 1500 टैंक को यहाँ पहुंचाइए, तो जो 1500 टैंक 6 घंटे में पहुंचने चाहिए चाइना ने उसे 2 दिन में पहुंचाया था। तो अमेरिका ने कह दिया कि भाई साहब इनके पास कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। अब वो लेकिन अगर वही युद्ध अभ्यास चाइना खुद करता है तो वो क्या करेगा, ट्रेन रोक दो, सब चीज रोक दो, मिलिट्री को निकालो। अरे भाई साहब ओरिजिनली में वार ऐसे थोड़ी होता है, तो अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए। वैसे ही होता है जैसे इंडिया में एसएससी के लड़के तैयारी करते हैं, अपने से सेट मारेंगे, 80 नंबर आ रहा है, कट ऑफ के बाहर एग्जाम में जाएंगे 60 नंबर आ जाएगा, गड़बड़ा जाएंगे। तो यही होता है वहां पे चाइना में। भाई आप सेल्फ असेसमेंट करके ये नहीं बता सकते कि एग्जाम में क्या लेवल आएगा। जबकि भारत को देखेंगे तो हम जापान से युद्ध अभ्यास करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से करते हैं, अमेरिका से, रूस से, फ्रांस से, चाइना से, जापान से, सबसे करते रहते हैं, नेपाल से भी करते हैं। तो हम अपने पड़ोसी देशों से भी करते हैं, छोटे देश से भी करते हैं, बड़े देशों से करते हैं, बहुत जितने भी बड़े देश हैं सबसे हम लोग युद्ध अभ्यास करते रहते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि भाई भारतीयों को भी कहते हैं कि आप मनोवैज्ञानिक दबाव में मत आइए, हमें ताइवान के साथ खड़े रहना है हर हाल में। क्योंकि अगर ताइवान को छोड़े तो फिर पूरे एशिया में लोग मजबूरी में फिर नतमस्तक हो जाएंगे चाइना के आगे, फिर हम लोग एकदम अकेले रह जाएंगे। अब मोदी जी को भी कहते हैं कि भाई ये सब ससुरन सबको मत डरिए, यहाँ पर आप एक्शन लीजिए, अब तक स्टेटमेंट दीजिए, कुछ ना कुछ ताइवान को नहीं छोड़िए। और अगर हम ताइवान को ले लेते हैं तो हम चाइना से सामान को रोक देंगे। सेम चीज में आप खुद सोचिए, चाइना हमारे यहाँ सामान इतनी लड़ाई झगड़े के बावजूद क्यों बेच देता है, झालर मोती सस्ता आता है, सेम रेट ताइवान में मिलता है। बस जिस दिन मान्यता दे दी है मोदी जी कि भाई साहब आप हम यहाँ से खरीदेंगे, वन चाइना पॉलिसी हम नहीं मानते। मोदी जी से भी कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, इधर देखिए हमारी और तेरी बात सुन के खाली अपने मन के बात कर देते हैं, हम लोग का भी मन का बात सुनिए ना। आप या तो चाइना से कहिए कि हम तुम्हारा वन चाइना पॉलिसी नहीं मानते हैं, या तो चाइना को ये कहिए कि तुम भी वन इंडिया पॉलिसी मानो। वन इंडिया पॉलिसी का मतलब तुम भी मानो कि पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है, पीओके पाकिस्तान का नहीं है, अक्साई चीन तुम्हारा नहीं है, और अरुणाचल प्रदेश भारत का है। तो तुम भी मानो वन इंडिया पॉलिसी, तो हम मानेंगे वन चाइना पॉलिसी, और हम ताइवान की ओर नहीं देखेंगे।
अगर मान लिया तो ठीक है, तो भैया पीओके हमारा, तब तो अगले दिन ससुरा हमला कर देंगे लोग, हम लोग, और अक्साई चीन हमारा, अरुणाचल प्रदेश हमारा, टेंशन खत्म, समझा ही नहीं गया। लेकिन अगर तुम नहीं मानोगे वन इंडिया पॉलिसी, तो हम भी वन चाइना पॉलिसी नहीं मानेंगे, तो ऑटोमेटिक ताइवान एक देश हो जाएगा, हम स्वतंत्र हो जाएंगे, समझौते टूट जाएगा, हम सारा सामान को यहाँ से खरीद लेंगे, तुम्हारा व्यापार रोकने की जरूरत ही नहीं है, वापस चले जाओगे, क्योंकि ताइवान से सस्ता टिकाऊ सामान चाइना भी नहीं दे सकता है, इसलिए उसने पूरी दुनिया पे बैन लगा रखा है। आप बताइए, क्या हमें वन इंडिया पॉलिसी नहीं मनवाना चाहिए? मनवाना चाहिए। आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या हमें वन इंडिया पॉलिसी मनवाना चाहिए या चाइना की वन चाइना पॉलिसी को त्याग देना चाहिए। हमारे लिए तो भैया दोनों ऑप्शन में जो कर लो वो सही है, लेकिन ये सवाल पूछेगा कौन? हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया को ये सवाल उठाना चाहिए, ताकि सरकार दबाव में आके ऐसा उठा सके। हमारी सेना के पास ये गट्स है, कर सकती है, लेकिन उस देश का क्या होगा जिस देश की मीडिया 142वें स्थान पर है? हमारी सेना दुनिया में चौथे स्थान पर आती है, लेकिन कभी नहीं फड़फड़ाती है, लेकिन हमारे देश की मीडिया 142वें नंबर पे आती है और बहुत ज़्यादा फड़फड़ाती है। तो उनको ये मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन अब तक हमारे ख्याल से आप मेन स्ट्रीम मीडिया खोजेंगे, उसमें ताइवान का न्यूज़ शायद गायब मिलेगा आपको। हाँ, कुछ इंग्लिश वाले होंगे या वर्ल्ड न्यूज़ को देखेंगे, तब वो सब ये कवर करेंगे। क्या आपको नहीं लगता हम ये कर सकते हैं? क्या आपको नहीं पता है कि चाइना की कमजोरियाँ क्या क्या चीज़ें हैं? ये सब चीज़ है, और हमारे इस समय की सरकार भी ये कर सकती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े डिसीजन दिए गए, जैसे 370 को हटा देना बहुत बड़ा डिसीजन था, तो मोदी जी भी इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको बड़े लेवल पर उठाया जाएगा तब। आगे आप क्या सोचते हैं, आप बताएंगे कमेंट करके। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। तो फ्रेंड्स, इसमें काफी अच्छा इन्होंने बताया कि क्या चल रहा है और अपने थॉट्स बताए कि क्या कर सकते हैं। पर मैं तो यही कहूंगी कि मोदी जी और उनके जो टीम है उनको डेफिनेटली सब कुछ पता है, उन्होंने बहुत फार अहेड सोचा हुआ होगा। पर मुझे इसमें जब वो ये कह रहे थे ना कि दो ऑप्शंस हैं, वन इंडिया पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी, उसमें कहा कि भैया आप हमें ये सब इलाके वापस दे दो तो ठीक है, अगर आप इलाके वापस नहीं देते तो हम तुम्हारा ये काट देंगे और हम ताइवान से लेंगे। तो मेरे को उस टाइम पता है थोड़ा बुरा लगा, पता नहीं आपको वो फील हुआ कि नहीं, पर मैं तो कहा कि भाई ये तो गद्दारी हो गई कि मेरे फायदे के लिए ताइवान को कुछ भी हो जाए, अगर मुझे मेरे एरिया मिल गए तो ठीक है, ताइवान के साथ, यही शायद वो बोल रहे थे, मुझे तो यही समझ में आया कि ताइवान के साथ फिर तुम ले लो ताइवान, पर अगर तुमने मुझे अब मेरे जो इलाके हैं ये नहीं दिए तो फिर पंगा है, फिर मैं ताइवान से लूंगा। भैया हमारा तो ऐसा एटीट्यूड हो ही नहीं सकता, हम तो ठीक के साथ ही खड़े रहेंगे, अपने फायदे के लिए थोड़ी कोई कहेंगे कि अगर दोस्त बनाया हुआ है किसी को तो दोस्त छोड़ दो, मेरा फायदा है। मुझे तो ऐसा फील हुआ था सुनने में, जब मैं सोच रही थी कि अगर मैं ऐसे करूं तो वो तो ताइवान के साथ भैया गलत बात हो गई। स्टैंड लेना है तो एक ही लेना है कि भैया ताइवान जो है वो उसके साथ है हम, और उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये हमारा अपना मामला है, वो हम अपना अलग वे से सॉल्व करेंगे। पता नहीं अब मेरी सोच ठीक है या नहीं, पर मुझे तो यही फीलिंग आई। और जैसे वो कह रहे थे कि मोदी जी को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, अभी बहुत चीजें की हैं उन्होंने, उसके ऊपर से आप और भी ये भी कर दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो। अभी उन्हें आए हुए टाइम कितना हुआ है, ये सब चीजें जो इतने सालों में नहीं हुई थी वो उन्होंने कर दी। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इतनी अपनी एक्सपेक्टेशन हाई कर लो कि सब कुछ उनके ऊपर मारो कि भाई आपने करना ही करना है, भाई उनके ऊपर प्रेशर करो, मीडिया भी उनके ऊपर प्रेशर करे, आप भी लोगों को भी बोलो कि लोग भी प्रेशर करें। हमें अपनी गवर्नमेंट पे भरोसा है, जो टाइम पे उनको ठीक लगेगा वो टाइम के हिसाब से करेंगे, सब कुछ करेक्ट टाइम पे करेक्ट वे से करना पड़ता है, क्योंकि ये कंट्रीज का सवाल है। एक वॉर होने का मतलब है कि बहुत सारा कंट्री को नुकसान, तो जो भी करना है हमें सोच समझ के करना है, और वो डेफिनेटली प्लान होगा कि इस स्टेप में ये करा जाएगा, वो करा जाएगा, और वो लॉन्ग टर्म प्लान किया गया होगा। तो टाइम बताएगा हमें एज टाइम गुजरता है। तो आप भी अपने थॉट्स शेयर करना, पर मुझे तो यही लगा। पर डेफिनेटली चाइना का जो एटीट्यूड है वो तो हम सब देख ही रहे हैं कि जिस तरह से वो कर रहा है, हर जगह को लेने की कोशिश कर रहा है, इंडिया का लैंड भी, अब ताइवान का भी, और एक बार ताइवान आ गया तो बाकी सबको भी कब्जा करने की कोशिश करेगा। तो डेफिनेटली पूरे वर्ल्ड को सपोर्ट करना चाहिए ताइवान को, और प्रेशर होना चाहिए चाइना पे कि वो ताइवान को ना ले पाए। तो अब देखेंगे क्या होता है। राइट, तो अच्छा वीडियो था। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चाइना का जीडीपी इंडिया से 4 गुना ज़्यादा है, इंडिया से 3 गुना ज़्यादा उसका साइज है। तो पहली बात तो ये आगे की आप, और न्यूक्लियर वेपन्स भी उनके पास ज़्यादा हैं इंडिया से, और अगर फाइट होती है तो दोनों कंट्रीज को लॉस होगा, दैट इज़ करेक्ट। मैं इंडिया को भी
काफी लॉस होगा कंपेयर टू जीडीपी। अब क्वेश्चन ये मतलब इंडिया को ज्यादा लॉस होगा लड़ाई में क्योंकि इंडिया का जीडीपी कम है चाइना से। अब पॉइंट ये है कि इंडिया को देखना पड़ेगा कि क्या तुम किसी और के प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है ताइवान है एक आइलैंड, ताइवान की प्रॉब्लम चाइना से सदियों से है, चाइना की ताइवान से सदियों से प्रॉब्लम है। अब एक आप इंडिया क्या बनना चाहता है लिबरेटर ऑफ ताइवान? क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है लड़ने के लिए? क्या तुम रेडी हो अपने सुपर पावर के पाथ को लूज करने के लिए? क्या तुम रेडी हो कि तुम्हारे देश में और गरीब लोग हो जाएंगे? क्या तुम रेडी हो तुम्हारे लोग मरेंगे जब तुम वॉर करोगे? क्या तुम रेडी हो वहां से पाकिस्तान भी वॉर करेगा? तो मतलब सारे तुम्हारे जो सोल्जर्स हैं वो वॉर में चले जाएं, तुम्हारी कंट्री जो है उसका जीडीपी कम हो जाए, इनोसेंट लोगों को प्रॉब्लम आ जाए ताइवान के लिए। क्या तुम उस सिचुएशन में हो? या फिर तुम ये कहोगे कि आज के जमाने में कौन सुपर पावर अपने को कहता है? अमेरिका। तो अगर ताइवान को प्रॉब्लम तो सबसे पहले किसको हेल्प करनी चाहिए? अमेरिका को। अमेरिका का जीडीपी चाइना से ज्यादा है, राइट? तो एक और बैठा हुआ प्लेयर अमेरिका जिसका जीडीपी इतना ज्यादा है चाइना से, तो वो क्यों नहीं चाहता? उसको नहीं दिखता कि अगर चाइना लेती है ताइवान तो सुपर पावर, सभी लोग कहेंगे अच्छा अगर चाइना ने ताइवान को ले लिया तो सुपर पावर तो चाइना ही है, अगर अमेरिका सुपर पावर तो अमेरिका क्या कर रहा है? ऐसे ही बैठा हुआ है। मगर सुपर पावर तो ऐसे नहीं बैठती। तो पॉइंट ये, इंडिया ये कह रहा है कि अगर तुम ताइवान में कुछ करते हो तो उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए यूएसए से, उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए रशिया से। अगर रशिया ओके है, वो रशिया बोलता है कि नहीं नहीं मैं चाइना का फ्रेंड हूं, तो रिस्पॉन्स कहां से आएगा? यूएसए से। यूएसए कहेगा कि मैं सुपर पावर हूं और मेरे होते हुए तू एक छोटे देश को तुम कैसे हड़प सकते हो? इसीलिए यूएसए वहां बड़े बड़ी अपनी शिप्स भेजता है, इसीलिए यूएसए रिकॉग्नाइज करता है ताइवान को, ताइवान से रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं और यूएस कहता है कि कोई ताइवान को टच नहीं कर पाएगा। तो ये फाइट बेसिकली यूएसए और चाइना की है। इंडिया छोटी कंट्री है और इंडिया इतना मतलब आप समझ लीजिए इंटेलिजेंट है, वो बोलेगा अच्छा किसी और की वजह से हम लड़ पड़े किसी और से। हमें प्रॉब्लम है अरुणाचल प्रदेश की, हम अपनी फोर्सेस को रेडी रखें अरुणाचल प्रदेश के लिए, हम रेडी रखें लद्दाख के लिए, हम रेडी रखें सिक्किम के लिए, हम रेडी रखें कि पाकिस्तान उधर से ना करे। हाँ हमें ऑक्साइड चेंज चाहिए। तो हम अगर लड़ रहे हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से, हमें जो हमारी लैंड जो गई है चाइना से, हमें उसकी प्रॉब्लम है, राइट? तो वो सही करिए गवर्नमेंट कि देखो भैया हम फाइट करेंगे हमारी लैंड जो ली है आपने। और ताइवान आप इंडिया से अमीर है, अगर आप अमीरी देखें जीडीपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन, तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि इंडिया जो ताइवान से गरीब है वो ताइवान की हेल्प करे, राइट? ताइवान अमीर है, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अमीर है, आप ताइवान का जीडीपी दीजिए देखिए और डिवाइड करिए बाय द पॉपुलेशन, तो सीधा पता चलता है कि ताइवान अमीर कंट्री है। तो क्यों एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया हेल्प करे एक अमीर कंट्री की, राइट? और वहां पे ताइवान और चाइना का बखेड़ा कब से चल रहा है, वो आपस में उनकी प्रॉब्लम है। इंडिया अभी सुपर पावर नहीं है, इंडिया को ग्रो करना है, कंट्री में बहुत सारी क्या बोलते हैं पॉवर्टी है। मगर ये आर्गुमेंट कि भैया हमारा लद्दाख में लड़ाई हो रही है, तो ठीक है लद्दाख में लड़ाई हो तो लद्दाख में आप लड़ाई करिए, आप लद्दाख में जीतने की कोशिश करिए। अगर अरुणाचल प्रदेश में पहुंचना है अरुणाचल में आप कोशिश करिए। तो इंडिया को अपने रिसोर्सेज लगाने चाहिए अपनी लैंड के ऊपर, जहां पे तुमने कब्जा किया वहां पावर लगाएंगे। और जहां तक ताइवान का है वो हमारे दोस्त है, मगर हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि अपने से अमीर कंट्री को हम मतलब बचाएं। उसके लिए अमेरिका है, अमेरिका अगर अपने आप को मानती है सुपर पावर तो अमेरिका को ताइवान को बचाना चाहिए और बचाएगी अमेरिका। अमेरिका कहती है कि अगर ताइवान में किसी ने कुछ किया तो अमेरिका हेल्प के लिए आएगी। और कौन हेल्प के लिए आएगा? जापान आएगा, साउथ कोरिया आएगा। तो सारी कंट्रीज वहां पे ताइवान को प्रोटेक्ट करेंगी। ये अमीर नेशंस हैं। आप देखिए जापान कितना अमीर है, अमीरी का जब अमीरी देखते हैं, अमीरी में आप जीडीपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन करते हैं पर कैपिटा, जब इतने अमीर कंट्रीज हैं उनको वहां पे ताइवान को बचाने दीजिए। इंडिया को अपने फाइट करनी चाहिए अपने एरियाज के लिए जो ले रहा है चाइना। तो फ्रेंड्स आप भी शेयर करना अपने थॉट्स कि आप क्या सोचते हो।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।